हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं जस्ट डू इट चैनल। आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को ज़रूर देखना चाहिए। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। 10 नहीं, मे बी 8 क्वेश्चन ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 52वें नंबर के CJI कौन बने? हाल ही में 52वें नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी बनने वाले हैं वो कौन बनेंगे? तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो हाल ही में 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनेंगे उनका नाम है बी आर गवई। कौन बनेंगे? बी.आर. गवई, ठीक है, जो कि 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ इसका। तो अभी आपको पता होगा कि हमारे जो संजीव खन्ना हैं वो लेटेस्ट में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो उन्होंने कब पदभार संभाला था? तो 11 नवंबर 2024 को उन्होंने पदभार संभाला था। तो संजीव खन्ना ने, किन्होंने? एक मिनट, संजीव खन्ना ने, ठीक है, संजीव खन्ना जो थे वो जो है आपको कितने नंबर के थे? ये 91वें नंबर के CJI बने थे, ठीक है। कितने नंबर के बने थे? 91वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने थे। और अभी जो है 52वें नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन बने हैं? तो बी.आर. गवई बने नहीं हैं, बनेंगे। अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है, और सरकार ने भी पास नहीं किया, पास हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची संस्था है, सबसे ऊंची बॉडी है। जैसे आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे ये देख सकते हैं, हमारी सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। उसके बीच में आता है हाई कोर्ट, और उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आपके घर में कैसे दादाजी होते हैं, दादाजी के फिर पापा होते हैं, फिर पापा से आप हुए, तो वैसे ही दादाजी जो बोलेंगे वही पापा भी करेंगे, और पापा जो बोलेंगे वही आप करेंगे, ठीक है, समझे? दादाजी जो बोलेंगे वही आप करेंगे, पापा करेंगे, पापा जो बोलेंगे वही आप करेंगे। तो वही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा वो हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। और तो और जो कार्यपालिका होती है, जो हमारी बॉडी है, हमारी 3 है, कार्यपालिका, संसद जैसे हो गई, आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, न्यायपालिका जुडिशरी हो गई, है ना। तो ये 3 बॉडियाँ हैं जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देगा तो कार्यपालिका को भी मानना पड़ता है और व्यवस्थापिका को ही मानना पड़ता है, दोनों को ही मानना पड़ेगा। उसका निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत में, ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में हुई थी। 26 कब हुई थी? 26 जनवरी को हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं उसकी सैलरी कितनी होती है? तो उसकी सैलरी होती है 2,80,000। कितनी होती है? 2,80,000। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अभी हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने भाई? विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन, ठीक है। कौन? लॉ कमीशन। आपको मैं कुछ हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ यहाँ पे कि विधि आयोग, ठीक है, लॉ कमीशन जो भारत में आज़ादी से पहले जो बना था वो कौन बनाया था? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज़ादी से पहले जो लॉ कमीशन बना था वो 1800, मतलब विधि आयोग जो बना था वो कब बना था? 1834 में बना था। और किसने बनाया था? मैकाले ने। याद है? मैकाले, वही मैकाले जो बेंटिक के टाइम में था, है ना, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, ठीक है। और अभी हाल ही में जो नवीनतम जो विधि आयोग है, ठीक है, जो भारत के आज़ादी के बाद बनी है, तो भारत के आज़ादी के बाद जो लॉ कमीशन बनी है ना, विधि आयोग लॉ कमीशन जो बनी है, ठीक है, वो कब बनी है? तो वो बनी है 1955 को। देखिए ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो विधि आयोग है ना, तो 1955 है, याद रखिएगा 55।
तो देखिए लॉ कमीशन आज़ादी से पहले हमारा विधि आयोग कौन सा था, कब बना, तो 1834 में बना। किसने बनाया, मैकाले ने बनाया, ठीक है। और देखिए आज़ादी के बाद कब बना, तो 1955 में बना। कब बना, तो 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे कि भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए दिनेश, कौन बन गए हैं, दिनेश महेश्वरी, ठीक है। याद रखिएगा, होप आप याद रखिएगा जरूर, महेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये लोग विधि आयोग का काम क्या होता है, मैं काम की बात कर लूँ, कार्य क्या होता है इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है कि कानूनी, जैसे कि कोई भी कानून है उसमें कुछ भी अगर जैसे इसको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये मतलब कुछ कमियां हैं, उसको दूर करता है, तो कानूनी सुधार करता है, उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ अनुसंधान, रिसर्च करता है, अनुसंधान करने का भी इसका काम होता है ना, विधि आयोग का, लॉ कमीशन का। उसके बाद सॉरी, अनुसंधान कुछ उल्टा हो गया, तो अनुसंधान करने का भी काम होता है लॉ कमीशन, विधि आयोग का, ठीक है। और मैं बात करता हूँ तीसरा काम जो है इसका क्या होता है, तो तीसरा काम यह होता है कि सरकार को भी ये सुझाव दे सकता है कि अरे मतलब ये सरकार को बोलेगा कि ये कानून अच्छा मतलब नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं, इसको दूर करिए, इस कानून को बनाइए। तो सरकार को क्या करता है, ये सरकार को सुझाव देता है, ठीक है। सरकार को क्या करता है, सरकार को सुझाव देता है, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया हो कि अभी भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिनेश महेश्वरी बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जरूर ये क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में एक्सरसाइज डस्ट लेक, आपको पता होगा कि भारत में या अन्य जो भी भारत है और भारत के अन्य जो भी लगे हुए सीमावर्ती जो भी देश हैं और अन्य देश हैं, तो ये देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वैसे भारत से संबंधित लगे हुए देश से, सीमा से जो साझा करते हैं, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं, वैसे देशों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि जैसे वर्ल्ड में जहाँ पे भी इंडिया का ज़्यादा ट्रेड होता है ना, वहाँ पे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनने का चांस रहता है। जैसे अभी यूएई के साथ होता है, अभी आप जानते हो शेख आए थे कतर के, है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको पता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में एक्सरसाइज डस्ट लेक हुआ है, किसके बीच होता है, तो भारत और शायद आप लोग को याद होगा उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। देखिए कैसे डस्ट लग गया, उजाड़ देगा, क्या रे उजाड़ देगा, डस्ट लगता है, क्या होता है देखते ना, घास को गंदा घास होता है उसमें डस्ट होता है, उसको क्या घास को उजाड़ देता है क्यों, तो डस्ट लग गया, डस्ट लेक। तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ अभी हाल ही में, ठीक है। और भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपको अभी हाल ही में होपेक्स एक्सरसाइज हुआ था, आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़ें अपनी। होपेक्स एक्सरसाइज जो हुआ था भारत और मिस्र के बीच हुआ था, भारत और मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है, मिस्र के बीच हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूँ, अभी हाल ही में होपेक्स के बाद हुआ था एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प किसके बीच हुआ था, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किसके बीच हुआ था, तो भारत और यूएसए के बीच हुआ था, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हुआ था अभी जैसे कि टाइगर ट्रम्प हो गया, एक्सरसाइज धर्म गॉर्जियन, देखिए अभी रिसेंटली हुआ 2025 में ही हुआ ये तो पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो धर्म गॉर्जियन जो एक्सरसाइज हुआ अभी हाल ही में, तो धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज हुआ है, तो वो भारत और किसके बीच हुआ था, भारत और आपको जापान के साथ हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत और जापान। देखिए ये प्रमुख मैंने अभी जो लेटेस्ट में जो भी न्यूज़ में था मैं वो करा दिया। होपेक्स हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया। देखिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग, यहाँ से 100% आएगा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, एकदम आप फोकस होकर सुनिएगा। तो नया जो भी हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ है कि सबसे लंबी सुरंग बनी है भारत में, तो वो सबसे लंबी सुरंग की बात करूँ मैं, तो सबसे लंबी सुरंग कौन सी बन गई है, तो देखिए तो भारत में
जो सबसे लंबी सुरंग पहले कहाँ थी, तो पहले की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग पहले की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अभी की बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। तो मुझे लगता है वाइट लेना चाहिए, वाइट कहाँ है, कोई येलो ही ले लेते हैं। तो पहले की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो भारत की सबसे लंबी सुरंग थी, ठीक है, T8 थी। कौन थी, सॉरी T49 थी। T49 जो थी सबसे पहले थी, ये कहाँ पे थी, जम्मू एंड कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर में थी। कितनी किलोमीटर लंबी थी, तो ये जो थी 14.58 किलोमीटर लंबी थी। कितनी थी, 14.58 किलोमीटर लंबी थी, पहली थी जो भारत की जम्मू कश्मीर स्टेट में थी। और ये सबसे लंबी सुरंग में से एक थी। कहाँ थी, ये जम्मू कश्मीर में थी। 14.58 किलोमीटर लंबी थी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग बना है कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ बन गया है अभी हाल ही में, तो उत्तराखंड में बन गया है। और इस सुरंग का नाम है T8। क्या नाम है, T8, ठीक है, याद रखिएगा, T8 नाम है अभी इसको। और इसको और अन्य भी नाम दिए गए, जैसे जनासू टनल, जनासू टनल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। जनासू टनल जो कि उत्तराखंड देव प्रयाग को जोड़ेगी जनासू से, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है कितनी है, इसकी, सॉरी मैं एक गलती कर दिया हूँ। जैसे कि मैंने ये लंबी, जो सबसे लंबी बताया जम्मू कश्मीर ना, जम्मू कश्मीर की जो लंबाई थी ना वो 12.7 थी। कितनी थी, 12.7 किलोमीटर थी। और जो अभी नवीनतम जो जनासू टनल बना है ना, उसकी लंबाई है कितनी, 14.58। कितनी है, 14.58, याद रखिएगा। तो माफ़ी चाहता हूँ, छोटी सी गलती हो सकती है, सबसे होती है। तो देखिए, जो उत्तराखंड में सबसे लंबी सुरंग जो है भारत की बनी है, और कहाँ पे बनी है, उत्तराखंड में। उसका नाम क्या है, T8 नाम है उसको, और अन्य नाम से जानते हैं क्या, जनासू टनल भी कहते हैं। लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है इसकी कितनी है, लंबाई जो है वो कितनी है, 14.58 किलोमीटर है। कितनी है, किलोमीटर में याद रखिएगा। और जो पहले भारत की जो लंबी सुरंग थी कौन थी, तो पहले जम्मू कश्मीर में थी, T49 के नाम से जानते थे, 12.57 किलोमीटर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक और न्यूज़ में से याद आ गया कि जम्मू कश्मीर में अभी जैडमोड टनल भी एक बना है, जैडमोड टनल, ठीक है, टनल बना है, जो कि बहुत इसका जो उद्घाटन करिए थे कौन, इसका जो इसका उद्घाटन जो किए थे ना, नरेंद्र मोदी जी किए थे। कौन किए थे, मोदी जी किए थे। तो इसका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, मैं सोचा बता दूँ। उद्घाटन कौन किया था, मोदी जी ने किया था। और ये कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में ही बना है। याद रखिए, जैडमोड टनल कहाँ बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेटेडा अंचू को GI टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, पेटेडा अंचू, अभी आप तो जानते हैं कि GI टैग जो है, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग इसको कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका। इसकी शुरुआत 1919 के एक्ट से होती है, GI टैग की। और GI टैग जो है बेसिकली किसी भी राज्य की प्रमुख चीज़ों को दिया जाता है। जैसे जैसे मान के चलिए, हम बिहार के बताता हूँ। जैसे बिहार में है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग हो गया। या बिहार का कोई खाने पीने का चीज़ हो गया, जैसे हम बताता हूँ आपको मखाना। अभी आप देख रहे हो न्यूज़ में, मखाना बोर्ड बिहार में बन रहा है। तो मखाना को GI टैग दिया गया, क्योंकि ये प्रमुख रूप से किसी राज्य या किसी राज्य के क्षेत्र में या उस ज़िला में कहीं प्रमुख चीज़ होती खाने पीने की, उसको GI टैग दिया जाता है। या कपड़ा हो गया, खाने पीने, सभी चीज़ों को दिया जा सकता है, कल्चर से जुड़ी होती है। तो वैसे GI टैग जो है अभी हाल ही में किसको दिया गया, तो पटेडा अंचू को दिया गया है, जो कि भारत की किस राज्य में है, तो भारत के किस राज्य में पटेडा अंचू किस राज्य की है, तो ये जो है आपको कर्नाटक राज्य की है, ठीक है। तो वहाँ पे उसी को दिया गया, ठीक है, कर्नाटक राज्य की पटेडा अंचू को GI टैग दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, आ सकता है अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आ सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि अजरक को GI टैग दिया गया था, ठीक है, अजरक को GI टैग दिया था किस स्टेट का है। उसके बाद काजी नींबू को GI टैग दिया गया था किस स्टेट का है, बताना है। सॉरी,
काजी नेमू को जीआई टैग दिया गया, अभी किस स्टेट का बताना है आपको, ठीक है। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था, किस स्टेट का है बताना है आपको, ठीक है। तो अजरक गुजरात का है, ठीक है। अजरक कहाँ का है, गुजरात का है, याद रखिएगा। काजी नींबू कहाँ का, असम का है, असम। असम शाम में नींबू खाएंगे भाई, सुबह थोड़ी खाएंगे, तो शाम में खाएंगे, तो असम याद हो गया। गोंड पेंटिंग कहाँ का, अरे गोंड लोग मध्य में रहते हैं, मध्य में तो मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, कौन सी जनजाति की, गोंड की है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अब। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता, मैन वाला हुआ है, ये मैन का, ठीक है। ये किसका है, मैन वाला, ठीक है। तो जो ये हुआ था ये 4 अप्रैल में 4 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच हुआ था, ठीक है। कब से कब तक हुआ था, 4 से 15 अप्रैल तक हुआ था। और इसमें कितने टीम ने पार्टिसिपेट किए थे, कुल 30 टीम ने, इसमें कुल 30 टीम पार्टिसिपेंट थी, ठीक है। कितने, 30 टीम ने भाग लिए थे, ठीक है। उसके बाद इस 30 टीम में से जो है विनर कौन रहा, तो पंजाब, किसने जीता है, पंजाब इसको जीता है, ठीक है। पंजाब इसको जीत लिया है। और किसको हराया किसको, तो हराया जो है बेसिकली किसको हराया है, मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को हरा दिया है ना, मध्य प्रदेश को हरा दिया है, सॉरी, ठीक है। तो होप को आपको समझ में आ गया होगा। और ये किसने जीता है, तो पंजाब ने जीता और मध्य प्रदेश को हरा दिया। और वुमेंस वाला भी अभी हाल ही में हुआ है, तो वुमेंस भी बता देता हूँ। देखिए वुमेंस वाला भी हुआ अभी हाल ही में, ठीक है। वुमेंस वाला भी अभी हाल ही में हुआ, तो वुमेंस में हरियाणा में हुआ था। ये वुमेंस वाला कहाँ पे भारत में हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था, ठीक है, हरियाणा में हुआ था। और इसको जीता कौन है, तो इसको जो जीता है वो हरियाणा हारा है। और हरियाणा को हराने वाला कौन सा टीम था, तो इसको झारखंड हरा के और हरियाणा हरा के झारखंड जीत गया। तो हराया किसको, हराया जो है आपको हरियाणा को, हरियाणा में ही हुआ और हरियाणा हार गया, ठीक है, याद रखिएगा। और जो जीता है तो झारखंड जीत गया। तो आपको 15वां हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता, तो पंजाब ने जीता। और किसको हरा दिया, तो मध्य प्रदेश को हरा दिया। और मैन वाला किसने जीता, पंजाब ने जीता। वुमेन वाला किसने जीता, झारखंड ने जीता, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया किसी चीज़ को। तो किस चीज़ को सम्मिलित किया गया है, तो जो 2 बुक है, देखिए पहले हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या मैं सही हूँ, प्लीज़ बताइएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, एक मिनट, हाँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट नहीं होगा यहाँ पे होगा एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है ना इन्वायरमेंट नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, आपको मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा एडुकेशनल होगा, याद रखिएगा, ठीक है, एडुकेशनल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किसे दिया गया है। तो भाई 2 बुक को दिया गया है, एक है गीता, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता तो आप लोग जानते होंगे हमारा है, और एक गीता बुक को दिया गया है, ठीक है। और एक किस बुक को दिया गया है, एक गीता को दिया गया है और एक दिया गया है नाट्य शास्त्र को। किसको दिया गया है, नाट्य शास्त्र को दिया गया है, ठीक है। एक नाट्य शास्त्र को दिया गया है और एक दिया गया है आपको किसको, गीता को। एक दिया गया किसको, गीता को दिया गया है, याद रखिएगा। एक गीता को दिया गया, एक नाट्य शास्त्र को दिया गया।
तो नाट्यशास्त्र को किसने लिखा था? तो भरत मुनि ने। किसने लिखा था? तो भरत मुनि ने। और गीता को किसने लिखा था? तो बताइए, वेद व्यास ने। किसने लिखा था गीता को? बताइए जल्दी, कमेंट करके बताइए। तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, मैं सही था, वेद व्यास ने लिखा था। याद रखिएगा इस बात को। पूछते हैं गीता को किसने लिखा था, ऐसे नहीं कि, और गीता को किसने लिखा था? तो वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा गसपच हो जाएगा ना। तो किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था, याद रखिएगा। ठीक है, वो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, ऑरेंज ले लेता हूँ। ठीक है, और याद रखिएगा एक चीज़ और मैं नोट करके लिखा दूँ यहाँ पे कि गीता, ठीक है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं और आपको कितने श्लोक हैं और कितने अध्याय हैं। श्लोक की बात अगर मैं करूँ, श्लोक की बात करूँ तो कुल श्लोक 700 हैं। कितने हैं? याद करिए, श्लोक कितने हैं? 700 हैं। और कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो कुल अध्यायों की संख्या जो है वो है आपको कितनी? 18। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है किसे? गीता को किया गया है, और एक नाट्य शास्त्र को किया गया है। नाट्य शास्त्र को लिखने वाले भरत मुनि थे। और गीता में कितने आपको ये श्लोक हैं? तो 700 हैं। और उसके बाद आपको जो गीता में अध्याय कितनी है? तो 18 ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन होगी, इसके बाद हम लोग कल की करंट अफेयर फिर कल करेंगे। तो देखिए, रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लॉन्च किया है? बोल रहा है लॉन्च। तो इसको लॉन्च करने वाले कौन थे? तो देखिए, इसका नाम है मोटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, मोटेक सिंह अहलूवालिया ने इसको लॉन्च किया है। इसको लिखा किसने है? इसको लॉन्च किया। ठीक है, और लिखा किन्होंने मतलब किसने लिखा है ये? तो लिखा किन्होंने है? तो इसको लिखने वाले थे गुरमीत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन है? ये जो आपको मोटेक सिंह अहलूवालिया है, मोटेक सिंह अहलूवालिया ये कौन है? तो ये बेसिकली योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन है। योजना आयोग के ड्यूटी चेयरमैन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 1950 में हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 मार्च को हुई थी ना, अगर बताइएगा क्या मैं डेट सही बता रहा हूँ। और इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कब किया गया था? तो 2015 में कर लिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होती हैं अभी। ठीक है, और सुमन बेरी इसकी कौन है? उपाध्यक्ष है अभी। उसके बाद अभी हाल ही में हमें बात कर रहे थे इस बुक को लिखा किन्होंने है। तो लिखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, गुरमीत सिंह मैंने बताया था ना जी। तो गुरमीत सिंह जो है, ठीक है, ये बने हैं, मतलब इन्होंने ही लिखा है, याद रखिएगा। तो गुरमीत सिंह जी जो हैं वो लिखे हैं रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ। देखिए, इतना मत याद रखिए, ये सिंपल है। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो भाई कौन बने हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन लिखा है? कौन लिखा है? गुरमीत सिंह लिखे हैं। और किन्होंने लॉन्च किया? अहलूवालिया ने लॉन्च किया। अहलूवालिया कौन है? तो योजना आयोग के ये डिप्टी चेयरमैन हैं। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ, एक चीज़ बचा हुआ है थोड़ा, कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कुछ इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अभी इनकी निधन हो गई है, 92 साल की उम्र में निधन हो गई है, याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारत के ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब से कब तक थे? 2004 से 2014 तक रहे, कुल 10 वर्ष तक रहे। ठीक है, ये भारत के कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, याद रखिएगा। ये भी कांग्रेस पार्टी के थे।
उसके बाद मैं बात करता हूँ मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण कब दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। तो पद्म विभूषण जो दिया गया था इनको 1987 को दिया गया। और पद्म भूषण कब दिया गया इनको, पद्म भूषण कब दिया गया इनको, पद्म भूषण कब दिया गया इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण इनको कब दिया गया था। तो 27 अप्रैल 2020 को दिया है। कब दिया था, 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 92 एज में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या किए थे, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री थे। इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था, 1987 में दिया गया। और पद्म भूषण कब दिया गया, 27 अप्रैल 2020 को, यानी 2020 को इनको दिया गया था, ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करूँ तो इनकी जो जन्म कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं, कब जन्मे और कितने दिन। मैंने बता दिया इन्होंने 92 साल ही जिया था मेरे ख्याल से, हाँ शायद मैं सही हूँ। देखिए 1932 में इनकी 1932 में इनकी जन्म होती है, डेट ऑफ बर्थ है। और डेट है 26 सितंबर, ठीक है। और इनकी डेथ कब होती है, डेट ऑफ डेथ। तो डेट ऑफ डेथ जो है वो है 2024, और ये आपको 26 दिसंबर। तो अगर हम एज को देखें तो 24 में से 32 घटा दें तो 6, 7, 8 में सही हूँ, 92 साल की उम्र में ही इनका निधन हुआ, ठीक है। तो मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस जो मैं बताया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इतना ही बस याद रखिएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बुक किसने लिखा, तो किसने लिखा है, तो लिखा वाला यहाँ में गुरमीत सिंह जी ने लिखा। और किन्होंने लॉन्च किया है, या लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है मोंटेक्सी अहलुवालिया ने किया है। ये कौन है, योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे। 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, 15 मार्च को होती है। और 2015 में योजना आयोग को बदल के ये नीति आयोग में चेंज कर दिया। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। और सुमेन बड़े इसकी हेड है, उपाध्यक्ष बनी है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी ने ही एक और कार्य किया था, ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी में नई औद्योगिक नीति आया था। आपको पता होगा, आप लोग पढ़ते हैं तो ये 1990 कब आया था, 3 में आया था मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे भारत को जो है ग्लोबलाइजेशन किया गया। जो हमारा इंडिया है ना, पहले क्या होता था कि इसकी बंद प्रकार की इकोनॉमी हो गई थी, तो इसको ग्लोबलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो ग्लोबलाइजेशन किया गया, यानी ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। उसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट कंपनी भारत में ईजिली आ सकती है व्यापार करने के लिए, है ना, उसको हम लोग कहते हैं। और एक है लिबरलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए इसको हम लोग LPG के नाम से कहते हैं। देखिए इसको मैं इंग्लिश में इसलिए लिखाया हूँ क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछेगा कि LPG कब लागू हुआ था। 1993 में, 1991 में हुआ, आई एम सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो जाता है, 1991 में हुआ। इस समय जो हमारे जो PM थे, याद रखिए हमारे जो PM कौन थे, तो हमारे PM नरसिम्हा राव थे। और नरसिम्हा राव कमेटी पे ही ये आया था, याद रखिएगा। और जो हमारे जो ये थे, मनमोहन सिंह जी भी थे इसमें, ठीक है। मनमोहन सिंह जी PM नहीं थे, ये थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और जो नरसिम्हा राव जी थे वो थे हमारे कौन, तो PM थे। इनकी ही कमेटी पे आया था नरसिम्हा कमेटी। पूछेगा किसकी कमेटी पे आया था, नरसिम्हा कमेटी पे कौन सा चीज़ है, नई उद्योग नीति आया था। देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करा दिया गाइस। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भेजिएगा कि एक जस्ट डू इट चैनल आया है जो बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट दे रहा है। देखिए मैंने 8 क्वेश्चन कराए, लेकिन आप देखिए कि वैल्यू कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो जरूर भाई कमेंट करना।